हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 7 अक्टूबर 2025 ट्यूसडे यानी मंगलवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के आर्टिकल्स पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग प्रीलिम्स 2026 का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए हम एक जीएस और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ लेके आए हैं जो सिर्फ 599 रुपीज़ में आपको दी जा रही है। तो इस टेस्ट सीरीज़ में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो हमारे ऐप और वेबसाइट में आप जा सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है करंट अफेयर्स ओकुल, वहाँ पर आप चले जाएँ, वहाँ पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से आप एनरोल कर सकते हैं। सिर्फ 599 रुपीज़ में ये आपको प्रोवाइड कराई जा रही है और ये प्राइस जो है वो सिर्फ फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स के लिए रहेंगे। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो जल्द से जल्द एनरोल कर लें, ठीक है। और इसके साथ ही साथ हम लोग सी सेट लाइव क्लासेस का भी एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 2 नवंबर। तो अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। इसका भी लिंक आपको हमारे ऐप और वेबसाइट में और साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मिल जाएगा। 1199 में ये बैच आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। और सिर्फ 50 स्टूडेंट्स का बैच रहेगा। और ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि लास्ट ईयर जो हम लोगों ने इस तरीके का एक बैच अपना कंडक्ट किया था उसमें अगर हम बात करें तो क्वांट और रीजनिंग के अराउंड 40 प्लस क्वेश्चंस या 45 प्लस क्वेश्चंस मैं कह सकता हूँ कि जो डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व किए जा सकते थे, ठीक है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर इस बैच को भी एनरोल करें, ज्वाइन करें। और नीचे आपको जो कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में जो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू जाके आप इसको एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। हमारे ऐप और वेबसाइट में भी आपको ये मिल जाएगा। तो आज के सेशन पर चलें, आज के आर्टिकल्स पर चलें उससे पहले जो लास्ट सेशन में आप लोगों को क्वेश्चंस दिए गए थे, हालांकि आप लोग क्वेश्चंस के जवाब कमेंट सेक्शन में दे नहीं रहे तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसा ही रहेगा तो फिर आने वाले 1-2 दिन के बाद हमें ये क्वेश्चन वाला जो इनिशिएटिव है ये बंद करना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज इट्स ऑफ नो यूज़ इफ़ यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस, है ना। लेकिन फ़िलहाल चलो आज का हम लोग क्वेश्चन अगर देखें, मतलब जो लास्ट सेशन में क्वेश्चन दिए थे उनके आंसर अगर चेक करें तो क्वेश्चन था कि विद रेफरेंस टू इंडियाज़ डीप सी मिनरल एक्सप्लोरेशन इन द इंडियन ओशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। 2 स्टेटमेंट दी गई थी कि द कार्ल्सबर्ग रिज इज अ सेगमेंट ऑफ द मिड ओशन रिज सिस्टम फॉर्म्ड बाय द डाइवर्जेंट बाउंड्री बिटवीन द इंडियन प्लेट एंड द सोमाली प्लेट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि कार्ल्सबर्ग रिज में ही अभी इंडिया को एक जो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है दैट इज़ आईएसए के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट इंडिया ने किया है। और वो कार्ल्सबर्ग रिज में इंडिया को जो आपके पीएमएस होते हैं दैट इज़ पॉलीमेटलिक सल्फाइड, उनके एक्सप्लोरेशन के लिए अधिकार इंडिया को मिले हैं, ठीक है। तो कार्ल्सबर्ग रिज कहाँ पर है ये मैंने आपको बता दिया। सेकेंड इज पॉलीमेटलिक सल्फाइड्स प्राइमरीली कंटेन मैग्नीज एंड कोबाल्ट विच आर क्रूशियल फॉर रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स। पॉलीमेटलिक सल्फाइड में जो है वो मैग्नीज और कोबाल्ट ना होते हुए बल्कि इसमें और तरीके के जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, है ना, आपका सिल्वर गोल्ड हो गया, वो होते हैं। ये जो मैंगनीज एंड कोबाल्ट है ये जनरली आपके आते हैं उसमें पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स में, है ना। तो ये सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि एक्सप्लोरेशन फॉर पीएमएस इज टेक्निकली मोर चैलेंजिंग देन पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स एज पीएमएस डिपॉजिट्स आर फाउंड एट मच ग्रेटर डेप्थ्स बिलो 8000 मीटर्स अलॉन्ग दी ट्रेंचेस, ठीक है। यहाँ पर सारी बातें सही हैं लेकिन ये बिलो 8000 मीटर के बजाय अगर 2000 से 5000 मीटर लिखा होता तो ये स्टेटमेंट सही होता, ठीक है। अदरवाइज दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो विद रेफरेंस टू कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, तो ओनली फर्स्ट वन इज करेक्ट और बाकी जितने भी हैं दीज आर रॉन्ग, ठीक है। तो आंसर विल बी ए, वन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों ने इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसको लेकर बात की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट सपोर्ट पॉलिसी मेकर शुड पे क्लोज अटेंशन टू द नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट। पहला है नॉमिनल जीडीपी इज द मेन बेंचमार्क फॉर की फिजिकल वेरिएबल्स लाइक टैक्स कलेक्शंस एंड द ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो नॉमिनल जीडीपी पर बेस होती हैं, दिस इज करेक्ट। सेकंड कह रहा है कि अनलाइक रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी इज लेस सब्सेप्टेबल टू मैनिपुलेशन बिकॉज इट इज़ एन ऑफिशियली ऑब्जर्व्ड वेरिएबल, ठीक है। रियल जीडीपी एक कैलकुलेटेड डेटा है लेकिन नॉमिनल जीडीपी को ऑब्जर्व किया जाता है तो इसलिए इसमें मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत कम है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एंड थर्ड वन सेज slowing nominal GDP growth sets a lower ceiling for the potential real GDP growth rate, thereby posing a challenge to economic growth sustainably,
ठीक है, मैंने आपको वही एग्जांपल बताया था कि अगर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट 8 या 9% के आसपास है और कहीं इन्फ्लेशन अगर लगभग 4% के आसपास है, तो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 4% के आसपास हो जाएगा, 4-5% के आसपास, है ना। समझ पा रहे हैं ये बात? तो दिस इज ऑब्वियस कि अगर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट कम होगी तो जो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो भी कम हो जाएगा। तो इसलिए नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट अगर स्लो होती है तो इससे जो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है उसकी सीलिंग कम हो जाएगी। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो फ्रॉम हेयर द आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, आई होप क्लियर है। चलिए, आज के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग जो है वो आज के सेशन पर चलते हैं, आज के आर्टिकल्स देखते हैं और आज के जो क्वेश्चन रहेंगे वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें आज के आर्टिकल्स की, तो एक आर्टिकल हमारा ये है, 2025 के नोबेल प्राइज़ का अनाउंसमेंट होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो कल सबसे पहले दिन अनाउंस किया गया है नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी। ठीक है, या जिसको हम मेडिसिन भी कहते हैं, उसका नोबेल प्राइज़। ठीक है, अब किन 3 लोगों को मिला है, किस चीज़ के लिए मिला है, क्या वो स्टडी है, उसकी बात हम यहाँ पर करेंगे। देखिए, तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो नोबेल प्राइज़ है फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन, ये मंडे यानी कि कल अवार्ड किया गया है और 3 जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, उनको दिया गया है। ठीक है, जैपनीज़ के एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है शाइमन साकागुची, इनको दिया गया है। और 2 अमेरिका के साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है मैरी ई ब्रंकाउ एंड फ्रेडरिक राम्सडेल। ठीक है, इनको दिया गया है एंड फॉर देयर डिस्कवरी ऑन पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। ठीक है, एक शब्द में अगर कहें किस में मिला है तो पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए मिला है। ठीक है, अभी क्या होती है पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस ये आगे समझेंगे। विच हैव बीन असेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ द इम्यून सिस्टम फंक्शंस। तो बेसिकली ये जो पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस है ये क्यों ज़रूरी है, ये इस बात को समझने के लिए ज़रूरी है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, ठीक है, वो कैसे काम करता है। एंड इट इज़ ऑल्सो की टू डेवलपिंग थेरेपीज़ फॉर कैंसर एंड ऑटो इम्यून डिजीजेस। कुछ प्रकार के कैंसर्स के लिए और जो ऑटो इम्यून डिजीजेज होती हैं उनके लिए थेरेपीज़ डेवलप करने में भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। ठीक है, अभी पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस क्या होती है ना, और इन्होंने क्या स्टडी की है, क्या उसमें चीज़ सामने आई है, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर एक सवाल है कि हाउ डज द इम्यून सिस्टम फाइट्स वायरसेस, बैक्टीरिया एंड माइक्रोब्स विदाउट डैमेजिंग द बॉडीज ओन सेल्स। अब हमारे शरीर में तो बहुत सारे सेल्स होते हैं। ठीक है, अगर हम हेल्दी हैं तो हमारी बॉडी के सेल्स भी हेल्दी हैं, लेकिन अगर कभी हमारे बॉडी में किसी प्रकार का कोई बाहर से इन्फेक्शन आता है लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उनसे कैसे लड़ता है। ठीक है, और हमारे जो बॉडी के खुद के सेल हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाता, उनको डैमेज नहीं करता है, लेकिन जो वायरस, बैक्टीरिया या माइक्रोब्स हैं उनसे लड़ता है। ऐसा कैसे होता है? ठीक है, अब यही यहाँ पर सवाल है और यही सवाल जो है इसने परप्लेक्स किया था रिसर्चर्स को स्टडिंग द इम्यून सिस्टम। यानी कि ऐसे रिसर्चर्स जो इम्यून सिस्टम के ऊपर स्टडी कर रहे हैं उनको परप्लेक्स किया हुआ है काफ़ी लंबे समय से। परप्लेक्स करने का मतलब है कि उनको इस पहेली में उलझा रखा है। ठीक है, कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो हमारे बॉडी के सेल्स को तो डैमेज नहीं करता, लेकिन जो फॉरेन बॉडीज़ होती हैं लाइक वायरस, बैक्टीरिया और कुछ भी इस तरीके के पैथोजेंस जो है उनके ऊपर अटैक करता है। ठीक है, अब 1980s तक रिसर्चर्स ने रिकॉग्नाइज किया था सेंट्रल टॉलरेंस, अ प्रोसेस बाय विच टी सेल्स दैट रिकॉग्नाइज द बॉडीज ओन प्रोटीन्स आर एलिमिनेटेड। ठीक है, 1980s तक रिसर्चर्स ने यहाँ पर जो सेंट्रल टॉलरेंस, जैसे ऊपर अभी बात की गई पेरिफेरल टॉलरेंस की, ठीक है, वो अभी का जिक्र है, लेकिन अगर हम पुरानी बात करें तो 1980s में क्या चीज़ रिकॉग्नाइज हुई थी? सेंट्रल टॉलरेंस। ये क्या मतलब है? सेंट्रल टॉलरेंस का मतलब है अ प्रोसेस बाय विच जो टी सेल्स होते हैं, अभी टी सेल्स क्या है वो भी आगे हम बात करेंगे, अ प्रोसेस बाय विच टी सेल्स दैट रिकॉग्नाइज द बॉडीज ओन प्रोटीन्स आर एलिमिनेटेड। ठीक है, यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जो टी सेल्स हैं, ठीक है, जो टी सेल्स हैं जो हमारी बॉडी के खुद के प्रोटीन्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, दे आर एलिमिनेटेड। ठीक है, ये प्रोसेस क्या है? सेंट्रल टॉलरेंस। ठीक है, अब टी सेल्स क्या होते हैं? व्हाट आर टी सेल्स? टी सेल्स आर अ टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स दैट हेल्प बॉडी इफेक्टिवली फाइट ऑफ इन्फेक्शंस। ठीक है, टी सेल्स इस तरीके के व्हाइट सेल्स होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। टी सेल्स जो है वो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इस प्रकार के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं
जो हेल्प करते हैं बॉडी को इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ने से। ठीक है, वैसे वाइट ब्लड सेल्स का वही काम होता है ना। लेकिन जो ऐसे वाइट ब्लड सेल्स जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ते हैं या बॉडी को हेल्प करते हैं इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ने के लिए, वो क्या कहलाते हैं? टी सेल्स। ठीक है, अब ये इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ऑल्दो द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ टी सेल विच प्रिवेंट्स, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो इसमें ये लिखा है कि ऑल्दो द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ टी सेल which prevents other T cells from attacking the body was previously hypothesized. This theory was abandoned after some researchers presented false evidence and far-fetched conclusions. देखो, पहले क्या था, जो हम सेंट्रल टॉलरेंस की हमने बात करी, उसमें क्या था कि प्रेजेंस ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ टी सेल्स, मतलब जो टी सेल्स हैं वो तो आप समझ गए। टी सेल्स क्या है? टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल जो बॉडी को हेल्प करते हैं फाइट द इन्फेक्शन। ठीक है, अब इस तरीके के जो स्पेशल तरीके के टी सेल्स हैं, ठीक है, मतलब जो टी सेल्स है उसमें भी कुछ स्पेशल तरीके के टी सेल्स हैं जो बाकी टी सेल्स को रोकते हैं कि वो बॉडी को अटैक ना करें। बॉडी को अटैक ना करें मतलब बॉडी के जो हेल्दी सेल्स हैं उनको अटैक ना करें। ठीक है, ये चीज़ तो पहले से हाइपोथेसिस की गई थी, लेकिन ये थ्योरी जो है उसको बाद में अबेंडन कर दिया गया क्योंकि कुछ रिसर्चर्स ने जो है ऐसे फॉल्स एविडेंस दिए कि मतलब ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और इसके जो कंक्लूजन्स हैं, अगर वो मतलब इस तरीके की चीज़ें अगर हाइपोथेसिस की गई और सही हो, मतलब सही मानी गई, तो फिर इसके जो परिणाम है वो काफ़ी दूरगामी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये जो साकागुची हैं, जैपनीज रिसर्चर या साइंटिस्ट, इन्होंने जो है वो 1995 में एक पेपर अपना प्रेजेंट किया। उसमें इन्होंने एविडेंस दिए फॉर अ न्यू टाइप ऑफ सेल। ठीक है, न्यू टाइप ऑफ सेल जिनको इन्होंने कहा कि पुलिस सेल। पुलिस बेसिकली क्या होती है? होती तो इंसान ही है, लेकिन जो इंसान कुछ गड़बड़ करते हैं, जो लोग कुछ गड़बड़ करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेती है। तो उसी तरीके के इस तरीके के टी सेल की इन्होंने बात करी जो बाकी टी सेल्स को रोकते हैं फ्रॉम अटैकिंग द बॉडीज ओन सेल्स। ठीक है, और इस तरीके के जो नए क्लास ऑफ सेल्स हैं उनको कहा गया रेगुलेटरी टी सेल्स। ठीक है, एंड द प्रोसेस बाय विच इट प्रोटेक्टेड द बॉडी केम टू बी नोन एज द पेरिफेरल टॉलरेंस। अब समझे बात, सेंट्रल टॉलरेंस मैंने आपको बताया, अब ये है पेरिफेरल टॉलरेंस। की पेरिफेरल टॉलरेंस का मतलब ये है कि एक इस तरीके के टी सेल्स जो बाकी सेल्स को, ठीक है, जो बाकी सेल्स, बाकी टी सेल्स हैं बॉडी के, उनको प्रिवेंट करती है टू अटैक द हेल्दी सेल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो उसको कहा जाता है पेरिफेरल टॉलरेंस। समझ गए बात? अब इसको लेकर जो एक्सपेरिमेंट्स है, ये साकागुची जो थे, इन्होंने बेसिकली क्या किया, इन्होंने सर्जिकली रिमूव किया था थाइमस। ठीक है, थाइमस बेसिकली एक तरीके का आपका ग्लैंड होता है जो चेस्ट का अपर पोर्शन होता है, वहाँ पर ये पाया जाता है। और ये एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पर जो टी सेल्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और मैच्योर होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली क्या किया कि जो न्यू बॉर्न माइस था, अब ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट तो आपको पता ही है कि चूहों के ऊपर ही किए जाते हैं, तो बेचारे एक चूहे के बॉडी में से इन्होंने थाइमस को रिमूव किया। ठीक है, और उनकी हाइपोथेसिस ये थी कि दैट दिस वुड रिजल्ट इन द माइस डेवलपिंग फ्यूअर टी सेल्स, क्योंकि अब उसके बॉडी से जो है वो थाइमस निकाल दिया जहाँ पर टी सेल्स मैच्योर होते हैं। तो इससे होगा क्या कि उस माइस में, उस चूहे में जो टी सेल्स हैं वो कम डेवलप होंगे और उसका जो इम्यून सिस्टम है वो कैसा हो जाएगा? कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, अब लेकिन जब ये सर्जरी की गई 3 days आफ्टर द माइस वॉज बॉर्न, ठीक है, जब चूहे जो है वो पैदा हुए उनके 3 दिन के बाद इन्होंने इस तरीके का जो है वो सर्जरी करी, तो दे डेवलप्ड ऑटो इम्यून डिजीजेज विद देयर इम्यून सिस्टम गोइंग इनटू एन ओवरड्राइव। तो हुआ क्या कि उनका जो इम्यून सिस्टम है उसमें इन्होंने क्या लिखा था, मतलब जो इनकी हाइपोथेसिस थी वो ये थी कि इनका इम्यून सिस्टम कैसा हो जाएगा? कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टी सेल्स बनाने वाला या टी सेल्स मैच्योर होने वाला जो ऑर्गन है दैट इज थाइमस, उसको रिमूव कर दिया गया। लेकिन ये पाया गया कि इन माइस में ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गई। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब होता है जब आपका जो इम्यून सिस्टम है ना वो ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है। मतलब वो इम्यून सिस्टम का काम क्या है? वो किसी एक तरीके से आप कह सकते हैं जो एडवर्स सेल्स हैं, है ना, उनको मारना, उनके खिलाफ एक्शन लेना, उनके ऊपर अटैक करना, ये काम होता है इम्यून सिस्टम का। लेकिन जब इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी के सेल्स को, बॉडी के जो हेल्दी सेल्स हैं उनको डैमेज करने लग जाए, तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो ओवर एक्टिव हो गया है एंड दैट लीड्स टू दी ऑटो इम्यून डिजीजेज। ठीक है, अब ये समझने के लिए कि क्या हो रहा है, साकागुची ने क्या किया, टी सेल्स आइसोलेटेड फ्रॉम जेनेटिकली आइडेंटिकल हेल्दी माइस
इनटू दोज विदाउट द थाइमस। तो उन्होंने क्या किया कि एक जो हेल्दी चूहे थे, जेनेटिकली आइडेंटिकल जो हेल्दी चूहे थे, ठीक है, उनमें से इन्होंने टी सेल्स, उनके उसमें से टी सेल्स को आइसोलेट किया, निकाला, और इन माइस में जिनमें से थाइमस रिमूव किया गया था वहां पर इनको इंजेक्ट कर दिया। ठीक, अब दीज माइस डिड नॉट डेवलप ऑटो इम्यून कंडीशंस। ठीक है, अब इन माइस में जो है वो ऑटो इम्यून कंडीशंस डेवलप नहीं हुई। तो दिस कन्विंस साकागुची ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टी सेल पुलिस। ठीक है, तो इसलिए इस बात से जो साकागुची हैं वो इस बात से कन्विंस हुए कि इनमें कुछ ऐसे टी सेल्स हैं जो पुलिस जिनको कहा जा रहा है। तो उन्होंने फिर अपना रिजल्ट जो है वो 1 दशक के बाद पब्लिश किया, ये फिगर आउट करने के बाद कि इन सेल्स को कैसे डिटेक्ट करना है। ठीक है, लेकिन इस फील्ड के जो रिसर्चर्स हैं वो फिर भी इनकी बात से संतुष्ट नहीं हुए, कन्विंस नहीं हुए। अब इसके बाद जो है वो इस पिक्चर में आते हैं दो और अमेरिकन साइंटिस्ट, दैट इज मैरी ब्रंकाउ एंड फ्रेड राम्सडेल। ठीक है, अब उन्होंने अपनी जो रिसर्च थी, और ये बेसिकली रिसर्च कर रहे थे जो ऑटो इम्यून डिजीजेज होती है उनके लिए थेरेपीज की सर्च कर रहे थे ये। ठीक है, तो दे बिकम इंटरेस्टेड इन द स्कर्फी माइस। तो अपनी ऑटो इम्यून की थेरेपीज, ऑटो इम्यून डिजीजेस की थेरेपीज की खोज के दौरान इनका इंटरेस्ट जगह एक तरीके के चूहों के ऊपर जिनको कहा जाता है स्कर्फी माइस। ठीक है, स्कर्फी माइस ऐसे होते हैं जिनकी जो बॉडी है उनमें स्केल्स होते हैं, फ्लेकी स्किन होती है, और इनकी उम्र जो है वो कुछ हफ्तों की होती है। तो 1990s में रिसर्चर्स ने ये डिस्कवर किया कि दैट द टी सेल्स इन द स्कर्फी माइस वर अटैकिंग एंड डिस्ट्रॉइंग देयर टिश्यू, बट नो वन न्यू व्हाट द म्यूटेंट जीन वाज। ठीक है, ये पाया गया 1990s में कि जो स्कर्फी माइस में जो टी सेल्स हैं वो उनके खुद के ही टिश्यूज़ को अटैक कर रहे हैं और डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लेकिन किस वजह से हो रहा है, कौन सा ऐसा म्यूटेंट जीन है, वो पता नहीं लग पाया। ठीक है, अब ये जो ब्रंकाउ और राम्सडेल थे, जो एक बायोटेक कंपनी दैट इज सेल्टेक चीरो साइंस में काम कर रहे थे, इन्होंने डिसाइड किया टू लुक फॉर दिस नीडल इन अ हे स्टेक। हे स्टेक में नीडल फाइंड करने का मतलब है कि एक हे स्टेक का मतलब होता है भूसा, भूसे का ढेर। ठीक है, भूसे के ढेर में एक सुई खोजने जैसा काम इन्होंने करना शुरू किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि जो अपनी सर्च है वो 5 लाख न्यूक्लियोटाइड्स इन द माउस डीएनए, माउस के डीएनए में जो 5 लाख न्यूक्लियोटाइड्स हैं उन तक ये अपनी रिसर्च लेके गए, और इनको मैप करने के बाद इन्होंने ऐसे 20 जीन खोज निकाले दैट वर लाइकली टू बी कॉजिंग दिस ऑटो इम्यून कंडीशंस इन द माइस, कि 20 जीन ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से चूहों में इस तरीके की ऑटो इम्यून डिजीज हो रही है। 2001 में उन्होंने रिवील किया कि एक जीन का नाम दैट इज FOXP3 was responsible for autoimmunity in the scurfy mice as well as human disease IPEX। ठीक है, यहाँ पर एक जीन का नाम दिया गया दैट इज FOXP3, कि FOXP3 एक ऐसा जीन है जिसकी वजह से चूहों में ऑटो इम्यून डिजीज आ रही है, और यही चीज़ जो है वो ह्यूमन डिजीज IPEX के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। 2 साल के बाद दिस फाइंडिंग अलाउड साकागुची टू प्रूव दैट FOXP3 जीन कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ रेगुलेटरी टी सेल्स। और इसी के 2 साल के बाद इस फाइंडिंग से साकागुची जो जापानी साइंटिस्ट हैं वो इस बात को प्रूव कर पाए, साबित कर पाए कि जो FOXP3 जीन है वही जो रेगुलेटरी टी सेल्स है उनके डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब इस पूरे कहानी की अगर हम सिग्निफिकेंस को समझे तो वंस द फंक्शन ऑफ दीज न्यू टी सेल्स वर नोन, researchers realized that some tumors can attract large number of these regulatory T cells, thereby protecting it from अदर टी सेल्स। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने यहाँ पर, रिसर्चर्स ने यहाँ पर क्या रियलाइज़ किया कि कुछ ट्यूमर्स ऐसे हो सकते हैं जो लार्ज नंबर ऑफ इस तरीके के रेगुलेटरी टी सेल्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे होगा क्या कि फिर अगर रेगुलेटरी टी सेल्स ट्यूमर में ज़्यादा हैं तो फिर बाकी जो टी सेल्स होंगे वो इनके ऊपर अटैक नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर यही लिखा है, एक डॉक्टर है उनका यहाँ पर ये कहना है, डॉक्टर हसमुख जैन, ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के ब्लड कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं। इनका ये कहना है कि जब कोई कैंसरस ट्यूमर में बहुत सारे अगर रेगुलेटरी टी सेल्स होंगे तो दे कैन प्रिवेंट अदर टी सेल्स फ्रॉम किलिंग द कैंसरस सेल्स। ठीक है, क्योंकि रेगुलेटरी टी सेल्स क्या हैं, वही जिनको पुलिस कहा गया था, ये इस तरीके के टी सेल्स हैं जो बाकी टी सेल्स को ये कहते हैं कि आपको यहाँ पर इस सेल पर अटैक नहीं करना है। तो अगर किसी कैंसरस ट्यूमर में बहुत सारे रेगुलेटरी टी सेल्स होंगे तो फिर जो टी सेल्स हैं वो इन कैंसरस सेल्स को नहीं मार पाएंगे, है ना। तो दिस इज वन ऑफ द ऑब्स्टिकल्स दैट CAR T cell therapies where a person's own immune cells are modified to better fight the cancer cells tries to overcome।
ठीक है, तो यही एक ऐसा ऑब्स्टिकल है जहां पर जो कार टी सेल थेरेपी है, ठीक है, जिसमें बेसिकली क्या किया जाता है कि पर्सन की खुद की जो इम्यून सेल्स हैं उनको मॉडिफाई किया जाता है ताकि वो कैंसर सेल्स को बेटर तरीके से फाइट कर सके। तो इसी ऑब्स्टिकल को जो है वो कार टी सेल थेरेपी में ओवरकम किया गया है। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन फॉर मेनी न्यू कैंसर इम्यूनोथेरेपीज। ठीक है, कई सारी कैंसर इम्यूनोथेरेपीज के लिए यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जिसमें बेसिकली क्या किया जाता है कि जो रेगुलेटरी टी सेल्स हैं उनके वर्क को कम किया जाता है टू एंश्योर दैट द ट्रीटमेंट्स आर मोर इफेक्टिव। क्योंकि रेगुलेटरी टी सेल्स अगर ज़्यादा हो गए तो फिर जो बाकी टी सेल्स हैं जो इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करते हैं वो हेल्दी सेल्स को, मतलब ये जो कैंसरस सेल्स हैं या जो एडवर्स सेल्स हैं उनको उतने जल्दी से नहीं मार पाएंगे। ठीक है, दीज थेरेपीज कैन एट टाइम्स लीड टू ऑटो इम्यून कंडीशंस और द इम्यून सिस्टम गोइंग इनटू ओवरड्राइव एज वेल। तो ये जो थेरेपीज हैं इनसे क्या हो सकता है, ऑटो इम्यून कंडीशंस हो सकती हैं, है ना, या फिर जो इम्यून सिस्टम है वो ओवरड्राइव में जा सकता है, मतलब वही कि इम्यून सिस्टम जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो सकता है। देयर आर ऑल्सो क्लिनिकल ट्रायल्स अंडरवे टू टेस्ट थेरेपीज दैट कैन प्रमोट फॉर्मेशन ऑफ मोर रेगुलेटरी टी सेल्स इन पेशेंट्स विद ऑटो इम्यून कंडीशंस। ठीक है, इस बात के भी क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं इस तरीके की थेरेपीज को टेस्ट करने के लिए जो क्या प्रमोट करे फॉर्मेशन ऑफ मोर रेगुलेटरी टी सेल्स इन पेशेंट्स विद ऑटो इम्यून कंडीशंस, यानी कि ऐसे पेशेंट्स जिनमें ऑटो इम्यून कंडीशंस है ना, उनमें ज़्यादा टी सेल्स, ज़्यादा रेगुलेटरी टी सेल्स को कैसे के फॉर्मेशन को कैसे प्रमोट किया जाए, उसके लिए भी क्लिनिकल ट्रायल जो है वो चल रहे हैं। एंड दे आर लुकिंग एट वेदर दिस कैन प्रिवेंट द रिजेक्शन ऑफ ऑर्गेन्स आफ्टर ट्रांसप्लांट। इसमें यह भी देखा जा रहा है कि क्या, जैसे कभी कभी क्या होता है कि किसी व्यक्ति का, किसी पर्सन का कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया लेकिन उसकी बॉडी जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती है न्यू ऑर्गन को, तो क्या हम इस तरीके से जो ये रेगुलेटरी टी सेल्स का पूरा मैकेनिज्म है, क्या इससे हम ये कर सकते हैं कि जो रिजेक्शन ऑफ ऑर्गन्स आफ्टर ट्रांसप्लांट है उसको प्रिवेंट कर सके। सिमिलर टू कार टी थेरेपी फॉर कैंसर्स, रिसर्चर्स आर लुकिंग एट मॉडिफाई दीज टी सेल्स इन अ लेबोरेटरी एंड गिविंग देम टू पेशेंट्स टू काम एन ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम। ठीक है, जैसे कार टी सेल थेरेपी में किया जाता है तो उसी तरीके से रिसर्चर्स क्या कर रहे हैं कि मतलब ये कोशिश कर रहे हैं कि इन टी सेल्स को किसी तरीके से लेबोरेटरी में मॉडिफाई किया जाए और वापस से उनको ऐसे पेशेंट्स में दिया जाए, मतलब ऐसे पेशेंट्स में इंजेक्ट किया जाए जिनमें ऑटो इम्यून कंडीशन है या जिनमें ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम है। ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम का मतलब आप समझ गए होंगे, जिनमें ऑटो इम्यून डिजीज टाइप की कंडीशंस है, मतलब जिनका जो इम्यून सिस्टम है वो एडवर्स सेल्स को मारने के साथ साथ बॉडी के हेल्दी सेल्स को भी अटैक कर रहा है, उनको भी डिस्ट्रॉय कर रहा है ना। इसका मतलब है ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम या फिर इम्यून सिस्टम का ओवर ड्राइव हो जाना। ठीक है, आई होप बात समझ गए आप। चलिए, तो साइंस एंड टेक का आर्टिकल है ना, मेडिसिन या फिजियोलॉजी के लिए यहाँ पर नोबेल प्राइज दिया गया है। नाम याद रखिएगा इन तीनों लोगों का, तीनों साइंटिस्ट का, और साथ ही साथ इन्होंने क्या काम किया वो भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद एक आर्टिकल और है जो हमें देखना है, वो ये वाला है कि एमजी नरेगा के कुछ नॉर्म्स हैं उनमें कुछ बदलाव किया गया है। ठीक है, और वो इसलिए किया गया है ताकि वाटर प्रोजेक्ट्स में जो स्पेंडिंग है, जो खर्च है, उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो ये आर्टिकल हम लोग कवर कर रहे हैं। और एक आर्टिकल जो एडिटोरियल वाले पेज का है, छोटा सा एडिटोरियल है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। मैं अभी आपको दिखा दूंगा, मैं वो पहले इसको कवर कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर केंद्र ने जो एमजी नरेगा है, दैट इज़ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसके शेड्यूल 1 को अमेंड किया है। ठीक है, 2005 में अमेंड किया, सो दैट अ मिनिमम अमाउंट इज स्पेंड ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड, मतलब 2005 का ये एक्ट है, इसका जो शेड्यूल 1 है उसको अमेंड किया गया है। क्यों किया गया है? ताकि जो मिनिमम अमाउंट इज स्पेंड ऑन द वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर हार्वेस्टिंग वर्क इन रूरल ब्लॉक्स और सब डिविजन्स। ठीक है, जो रूरल ब्लॉक्स और सब डिविजन है वहाँ पर कुछ मिनिमम अमाउंट जो है वो वाटर कंजर्वेशन और हार्वेस्टिंग के कामों में खर्च किया जाए। तो इसके लिए जो एमजी नरेगा है, दैट इज़ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 का, उसमें क्या किया गया है, उसके शेड्यूल 1 को केंद्र ने अमेंड किया है। और इसको लेकर जो नोटिफिकेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कि जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, उसने इसको लेकर अधिसूचना नोटिफिकेशन जो है वो 23 सितंबर को जारी किया। अब एमजी नरेगा का जो शेड्यूल 1 है उसकी अगर हम बात करें तो एमजी नरेगा के जो प्रावधान है, जो प्रोविजन है, उसके अंतर्गत क्या है कि एवरी स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू इंट्रोड्यूस अ स्कीम टू प्रोवाइड एटलीस्ट 100 डेज ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बेस्ड ऑन डिमांड। ठीक है, कि डिमांड के आधार पर, मतलब अगर कोई हाउस होल्ड जो है, कोई परिवार जो है वो मांग करता है, डिमांड करता है, तो हर स्टेट गवर्नमेंट को, हर राज्य की सरकार को
एक ऐसी स्कीम या एक ऐसी योजना लानी होगी जिसमें 100 दिन का गारंटेड एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा किसी भी वित्तीय वर्ष में, ठीक है, टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बेस्ड ऑन डिमांड। ये एमजी नरेगा का प्रोविजन है, ये तो आपको पता होगा। अब जो स्कीम के मिनिमम रिक्वायर्ड फीचर्स हैं वो शेड्यूल 1 में दिए गए हैं, इसी एक्ट के जो 2005 का एक्ट है उसके शेड्यूल 1 में दिए गए, अलॉन्ग विद द लिस्ट ऑफ परमिसेबल प्रोजेक्ट वर्क्स दैट कैन बी अंडरटेकन टू प्रोवाइड वर्क। यानी कि किस किस तरीके के पब्लिक प्रोजेक्ट्स जो है वो परमिसेबल हैं काम प्रोवाइड करने के लिए, वो भी उसमें मेंशन किया गया। अब इस एक्ट में अमेंडमेंट करने के लिए वैसे तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल लगना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी एक्ट है तो उसको अप्रूव करने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इसके शेड्यूल में थ्रू अ नोटिफिकेशन चेंजेस कर सकती है। और अभी तक जो है इसके शेड्यूल में लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा बार बदलाव हो चुके हैं। अभी जो लेटेस्ट बदलाव किया गया है वो क्या है, देखो, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया टू ऐड अ न्यू प्रोविजो आफ्टर सब पैराग्राफ 2 अंडर पैराग्राफ 4। पैराग्राफ 4 के अंतर्गत जो एक सब पैराग्राफ 2 था उसमें एक प्रोविजो ऐड किया है। सब पैराग्राफ 2 ये कहता है कि स्टेट्स दैट द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ वर्क शैल बी डिटरमाइंड बाय ईच ग्राम पंचायत इन द ग्राम सभा मीटिंग कीपिंग इन व्यू द पोटेंशियल ऑफ द लोकल एरिया, इट्स नीड एंड रिसोर्सेज। ठीक है, तो सब पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 4 के अंतर्गत जो सब पैराग्राफ 2 है वो ये कहता है कि जो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ वर्क्स है, यानी कि कौन से काम को प्राथमिकता दी जाएगी, ये डिटरमाइन किया जाएगा बाय ईच ग्राम पंचायत। ठीक है, हर ग्राम सभा की मीटिंग में जो ग्राम पंचायत है वो इसको डिसाइड करेगी। ठीक है, किसी भी लोकल एरिया की पोटेंशियल, उसकी ज़रूरतें और उसके रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए। ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा आर द लोकल असेंबलीज कंप्राइजिंग ऑल एडल्ट्स इन अ रूरल एरिया। यानी किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में जो सभी जो वयस्क लोग हैं, जो एडल्ट लोग हैं, उनकी जो लोकल असेंबली होती है उसको ग्राम सभा कहते हैं। ठीक है, तो ग्राम सभा के दौरान जो ग्राम पंचायत है वो इस चीज़ को डिसाइड करेगा, दैट इज ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ वर्क। ये पैराग्राफ 4 के सब पैराग्राफ 2 में दिया गया है। द डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर shall ensure that at least 60% of the work to be taken up in a district in terms of cost shall be for creation of productive assets directly linked to agriculture and allied activities through development of land, water and trees, reads the proviso added by the NDA government in July 2024। ठीक है, 2024 में एक प्रोविजो ऐड किया गया और उसमें यह कहा गया कि जितने भी काम होंगे उसका 60%, मतलब जितने भी उन कामों में पैसा खर्च होगा उसका 60% पैसा जो है वो किस में जाएगा, इस तरीके के प्रोडक्टिव एसेट्स के क्रिएशन के लिए जो एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी हुई एक्टिविटीज से, मतलब एलाइड एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं। ठीक है, थ्रू डेवलपमेंट ऑफ लैंड, वाटर एंड ट्रीज। अब सेंटर ने यहाँ पर क्या कहा है कि मनी स्पेंट ऑन वाटर रिलेटेड वर्क्स। ठीक है, वाटर रिलेटेड वर्क्स के ऊपर कितना पैसा खर्च होगा उसको यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है। While the existing provision mandated spending on agriculture and allied activities and assets at the district level, the new norms have specified minimum spending at the block level based on their stages of groundwater extraction, that is overexploited, critical, semi-critical and safe। ठीक है, पहले ये जो एग्रीकल्चर वाला था, एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ के ऊपर 60% पैसा खर्च करना है वो तो दिया ही गया था, लेकिन अभी बेसिकली क्या किया, और वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर था वो। ठीक है, अभी जो नए नॉर्म्स है उनमें ये कहा गया है कि ब्लॉक लेवल पर मिनिमम पैसा जो है वो वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ पर खर्च करना है। ठीक है, और वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ पर भी पैसा किस हिसाब से खर्च करना है, जितना ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन है उसकी क्या स्टेज है वहाँ पर। अभी ये स्टेजेस का मतलब क्या, ये हम समझेंगे कि ओवर एक्सप्लॉइटेड है, क्रिटिकल है, सेमी क्रिटिकल है या फिर सेफ है। ठीक है, नए नॉर्म्स के अनुसार जो रूरल ब्लॉक्स हैं उनको कैटेगराइज किया गया है ओवर एक्सप्लॉइटेड एंड क्रिटिकल बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। ठीक है, मतलब ऐसे रूरल एरियाज या रूरल ब्लॉक्स जो ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकल है। ठीक है, ऐसा कैटेगराइजेशन किया गया है बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के द्वारा, और उसमें यह कहा गया है कि 65% ऑफ द एनरेगा वर्क जो मतलब कॉस्ट के हिसाब से होगा शैल बी टेकन अप फॉर वाटर कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग एंड अदर रिलेटेड वर्क्स। ठीक है, सेमी क्रिटिकल और सेफ ब्लॉक्स के लिए जो मिनिमम प्रोपोर्शन है वो फिक्स किया गया है 30% और 40% और 30%, मतलब सेमी क्रिटिकल के लिए 40 और सेफ ब्लॉक्स के लिए 30%। ठीक हो गया। अब इन ब्लॉक्स को कैसे कैटेगराइज किया गया है, देखो पहली बात तो ये जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, ये ध्यान रखना ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये ब्लॉक्स को क्लासीफाई करता है 4 कैटेगरीज में। पहला जो क्लासिफिकेशन है या जो पहली कैटेगरी है दैट इज ओवर एक्सप्लॉइटेड। ओवर एक्सप्लॉइटेड का मतलब है कि ऐसे ब्लॉक्स जहां पर जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की स्टेज है वो 100% से ज़्यादा है। 100% से ज़्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के स्टेज का क्या मतलब है कि जितना ग्राउंड वाटर रिप्लेनिश हो रहा है
उससे ज़्यादा ग्राउंड वाटर जो है वो ड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है, या एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो गया कि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इज मोर देन 100%, जितना रिप्लेनिश होने की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, तो ऐसे ब्लॉक्स को कहा जाएगा ओवर एक्सप्लॉइटेड। ठीक है, ऐसे ब्लॉक्स जहां पर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन 90 से 100 के बीच में है उनको कैटेगराइज किया गया है एज क्रिटिकल। जहां पर 70 से 90% एक्सट्रैक्शन है उनको क्लासीफाई किया गया है सेमी क्रिटिकल। और सेफ ब्लॉक्स ऐसे हैं जहां पर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जो है वो 70% या उससे कम है। ठीक है, तो ये कैटेगराइजेशन हो गया। और इस कैटेगराइजेशन के हिसाब से मैंने आपको बताया कि ऐसे ब्लॉक्स जहां पर ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकल है, ओवर एक्सप्लॉइटेड मतलब 100% से ज़्यादा एक्सट्रैक्शन है, क्रिटिकल का मतलब 90 से 100% के बीच का एक्सट्रैक्शन है, तो वहां पर क्या होगा कि जितने भी नरेगा के काम होंगे, ठीक है, एमजी नरेगा के जितने भी काम होंगे, जितना भी पैसा उसके लिए आएगा, उसमें से 65%, 65% जो है वो वाटर कंजर्वेशन के कामों में पैसा लगाया जाएगा। ठीक है, ये नया नॉर्म है। ठीक है, और वही चीज़ जो सेमी क्रिटिकल ब्लॉक्स हैं, यानी कि जहां पर वाटर एक्सट्रैक्शन 70 से 90% है, दैट इज सेमी क्रिटिकल, है ना, तो वहां पर 40% पैसा वाटर कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग और उससे जुड़े हुए कामों में खर्च किया जाएगा। और जो सेफ ब्लॉक्स हैं, सेफ ब्लॉक्स मतलब जहां पर एक्सट्रैक्शन कितना है 70% या उससे कम, तो वहां पर 30% पैसा जो है वो वाटर कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग और रिलेटेड वर्क्स के लिए खर्च किया जाएगा। आई होप आप बात समझे। ठीक है, अब इसके बाद आगे यहाँ पर कुछ काम का नहीं है। काम की बात यहाँ पर लिखी गई है कि नरेगा के लिए जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 मतलब जो ये करंट फाइनेंशियल ईयर है, इसमें ओवरऑल एलोकेशन जो है वो 86,000 करोड़ का किया गया है। अब वाटर रिलेटेड वर्क्स के लिए कितना पैसा अवेलेबल होगा वो अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि अलग अलग ब्लॉक्स के हिसाब से क्या उसकी एक्सप्लोरेशन जो मतलब ये जो कैटेगरी है उसके हिसाब से वो डिसाइड होगा। हालांकि यहाँ पर यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर CR पाटिल का ये कहना है कि न्यू नॉर्म्स विल मेक अवेलेबल अबाउट 35,000 करोड़ फॉर वाटर रिलेटेड वर्क्स अंडर दी एमजी नरेगा। ठीक है, कि 35,000 करोड़ रुपए जो है वो वाटर रिलेटेड वर्क्स के लिए अवेलेबल होंगे। अब किन राज्यों को इससे सबसे ज़्यादा फायदा होगा, तो जो ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का जो नेशनल कंपाइलेशन ऑन डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया है 2024 का, इसमें यह कहा गया है कि देश में 6,746 ब्लॉक्स हैं, इनमें से 751 यानी कि लगभग 11% के आसपास जो है वो ओवर एक्सप्लोइटेड है, यानी कि जहां पर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन 100% से ज़्यादा है। 206 ब्लॉक्स यानी कि 3% के आसपास क्रिटिकल है, जहां पर ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन 90 से 100% के बीच में है। 711 ब्लॉक यानी कि 10-10.5% के आसपास ऐसे हैं जो सेमी क्रिटिकल ब्लॉक्स हैं, यानी कि जहां पर वाटर का एक्सट्रैक्शन कितना है 70 से 90%। और 5,000 के आसपास ब्लॉक्स ऐसे हैं जो सेफ कैटेगरी में है, जहां पर वाटर का एक्सट्रैक्शन, ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन 70% से कम है। और 127 ऐसे ब्लॉक्स हैं जिनको एसेस किया गया है कि वहाँ पर सैलिनिटी है, यानी कि उनका ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, अब नए नॉर्म्स के अनुसार जो मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ अमाउंट हैज़ बीन फिक्स फॉर ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक्स। ठीक है, ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक्स के लिए सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है वो डिसाइड किया गया, प्रोपोर्शन 65%। ठीक है, अक्रॉस 17 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। और उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो इस तरीके के ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक्स कहाँ पर है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा, देन पंजाब, देन तमिलनाडु, देन हरियाणा एंड देन उत्तर प्रदेश। और क्रिटिकल ब्लॉक्स जो हैं वो भी इन्हीं राज्यों में कंसंट्रेटेड है। तो सबसे ज़्यादा तो पैसा ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकल ब्लॉक्स के लिए मिलेगा, तो इन्हीं को सबसे ज़्यादा फायदा भी होगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसमें जो ये क्लासिफिकेशन किया गया है या फिर जो नए शेड्यूल 1 में जो अमेंडमेंट किया गया है उसमें जो प्रपोर्शन ऑफ अमाउंट डिसाइड किया गया है वो भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, और एक आर्टिकल मैं जो आपके साथ शेयर करूँगा वो ये वाला है। ठीक है, किलर मेडिसिन। अभी आपको हो सकता है आपने ये बात सुनी हो या पढ़ी हो कि मध्य प्रदेश में जो है एक, आप कह सकते हैं स्पूरियस कफ सिरप, स्पूरियस मतलब जो थोड़ा सा क्या है पॉइजनस, इस तरीके के कफ सिरप का यूज़ करके कई सारे बच्चों की जो है वो डेथ हुई है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट और राजस्थान में। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर सवाल आ रहे हैं जो रेगुलेशन है कि रेगुलेटरी डेफिसिट्स, क्योंकि लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर भी आपको याद होगा 2023-24 में इस तरीके की घटनाएं बहुत सारी हुई थी कि इंडिया से जो कफ सिरप्स एक्सपोर्ट हुए थे, ठीक है, चाहे हम कैमरून की बात करें, चाहे गाम्बिया की बात करें, चाहे अफगानिस्तान की बात करें, तो वहाँ उज़्बेकिस्तान की बात करें, तो वहाँ पर भी कई सारे इस तरीके के भारत से एक्सपोर्ट हुए कफ सिरप्स की वजह से जो है वो काफ़ी सारे बच्चों की डेथ्स हुई थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है कि किस तरीके से जो रेगुलेटरी डेफिसिट्स हैं, है ना, या जो आप कह सकते हैं इरेगुलरिटी है इन द रेगुलेशंस, उसकी वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो एक बार इस आर्टिकल को आप लोग ज़रूर पढ़िएगा,
थोड़ा सा आपको चीज़ें जो है वो समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए, तो आज के यही आर्टिकल्स थे जो हमें कवर करने थे, तो सेशन को हम लोग इतना ही रखेंगे। और जो 2 क्वेश्चंस आज के आर्टिकल से रिलेटेड है, एक तो यही है पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, हम लोग इसको अगले आर्टिकल में अगले सेशन में डिस्कस करेंगे इसका आंसर। और दूसरा आर्टिकल जो है ये एमजी नरेगा का जो रिसेंट अमेंडमेंट्स हैं उसको लेकर है। ठीक है, तो ये दोनों आर्टिकल्स का आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, तो इन दोनों क्वेश्चंस के जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और उसके बाद हम इनको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, और बाकी फिर से मैं जाते जाते आपको एक बार याद दिला दूं कि 2026 के प्रीलिम्स के लिए अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो जीएस और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ आप लोग एनरोल कर सकते हैं, जो आपको सिर्फ 599 रुपीज़ में मिल रही है, और विद द 51 टेस्ट। और अगर सी सेट में भी आप एनरोल करना चाहें तो 2 नवंबर से हमारा लाइव सी सेट क्लासेस का बैच स्टार्ट हो रहा है, ओनली एट 1199। सिर्फ 50 बच्चे जो हैं वो इस बैच में लिए जाएंगे, तो आप लोग जल्द से जल्द जो है वो एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।